अगेन आप सभी का क्रेजी जी के ट्रिक के डेली करंट अफेयर की सीरीज में स्वागत है। मेरा नाम है पंकज वैष्णव और आज के इस सेशन में हम 21 मई के सभी करंट अफेयर को एक एक करके यहाँ पर डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। पीडीएफ आपको क्रेजी जी के ट्रिक के टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, वहां से आप इसे इवनिंग में 6 बजे तक फ्री ऑफ कॉस्ट कलेक्ट कर सकते हैं। आइए शुरू करते हैं, 21 मई के करंट अफेयर पर चलते हैं, लेकिन पहले बात कर लेते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे की। कमेंट में आंसर कीजिएगा कि इनका आंसर क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा दिन हर साल 5 दिसंबर को मनाया जाता है? पहला, सेकंड, फीफा अंडर 17 वर्ल्ड कप 2023 किसने जीता? और थर्ड क्वेश्चन, किसे स्पोर्ट्स बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर 2023 से सम्मानित किया गया? 3 क्वेश्चन है, मिड वीडियो में और एड ऑन हो सकते हैं, तो वीडियो को ध्यान से एंड तक देखेंगे तो आपको और क्वेश्चन मिलेंगे। आइए 21 मई के करंट अफेयर को शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, बैडमिंटन थाईलैंड ओपन 2024 में मेंस डबल का खिताब किसने जीता? तो थाईलैंड ओपन जो कि बैडमिंटन की प्रतियोगिता है फ्रेंड्स, इसमें मेंस डबल का खिताब जीता है सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी ने। आंसर सी हो जाएगा। यहां पर आपको यह फैक्ट भी क्लियर हो जाता है कि सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी किस खेल से संबंधित खिलाड़ी हैं। तो ये कहां के हैं? बैडमिंटन खिलाड़ी है, जिन्होंने थाईलैंड ओपन 2024 में मेंस डबल का खिताब अपने नाम किया है। इन दोनों ने ही फाइनल में चीन की बैडमिंटन जोड़ी चेन बो यांग और ल्यू यी को हराकर ये खिताब जीता। क्योंकि मेंस डबल है तो सामने जो दो प्लेयर थे अपोजिट, वो कौन थे? चीन के प्लेयर चेन बो यांग और ल्यू यी। इनको हराकर थाईलैंड ओपन टूर्नामेंट को जीता है सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी की जोड़ी ने। देखिए, आयोजन थाईलैंड में ही होगा, आपको नाम से समझ में आ जाएगा। ये जो चैंपियनशिप है इंटरनेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप, जो कि BWF वर्ल्ड टूर है, इसका सुपर 500 इवेंट का एक हिस्सा है, जिसे थाईलैंड ओपन के नाम से जाना जाता है। इसकी शुरुआत की गई थी 1984 में और आयोजन थाईलैंड में किया जाता है। देखिए, मेंस सिंगल भी हम पढ़ते, लेकिन अगर कोई इंडियन जीता होता तो ठीक है। यहाँ पर मेंस डबल की बात की गई तो मेंस डबल सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी ने अपने नाम किया है। सेकंड क्वेश्चन पर आते हैं। 20 मई को किस देश के प्रेसिडेंट इब्राहिम रईसी का हेलीकॉप्टर दुर्घटना में निधन हो गया? तो इब्राहिम रईसी काफी इंपॉर्टेंट न्यूज है, काफी सुर्खियों में भी है, क्योंकि इब्राहिम रईसी का हाल ही में देखिए हेलीकॉप्टर दुर्घटना में निधन हो गया, जो कि ईरान के प्रेसिडेंट है। ओके, ईरान के प्रेसिडेंट है। और अभी आपको सभी को पता है कि इजराइल और ईरान में भी कुछ समय पहले मतभेद देखने को मिला था। तो इसे इस केस में, इस दुर्घटना में शक की निगाहों से देखा जा रहा है इजराइल और मोसाद को। अभी तक पर्टिकुलर कोई पावरफुल प्रूफ अवेलेबल नहीं है इस बात का, लेकिन हम यहाँ पर इसको कलेक्ट कर लेते हैं कि हेलीकॉप्टर दुर्घटना में इब्राहिम रईसी की मृत्यु हुई है। किस देश के प्रेसिडेंट है? तो ये ईरान के प्रेसिडेंट रह चुके हैं, अब इनकी मृत्यु हो गई है। ईरान के प्रेसिडेंट के ही पद पर थे, अब इनकी मृत्यु हो गई। साथ ही साथ देखिए, इस हेलीकॉप्टर दुर्घटना में ईरान के विदेश मंत्री हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान का भी निधन हो गया। हमारा काम प्रेसिडेंट से हो जाएगा तो हम प्रेसिडेंट को याद रखेंगे। अब ये जा कहाँ रहे थे? तो देखिए, ईरान और अजरबैजान की सीमा पर एक जॉइंट प्रोजेक्ट है ईरान और अजरबैजान का, किज कलासी डैम। इसका इनॉग्रेशन करके ये लोग लौट रहे थे और रास्ते में ही इनका हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया और इब्राहिम रईसी की मृत्यु हो गई, जो कि ईरान के प्रेसिडेंट है। 2021 में ये ईरान के प्रेसिडेंट बने थे और ईरान की इस्लामिक रिपब्लिकन ईरान पार्टी से संबंधित थे। ठीक है, अब इनका निधन हो गया है। ईरान जो कि एक खाड़ी देश है, एशिया में स्थित है। कैपिटल क्या है? कैपिटल है तेहरान। ठीक है, इब्राहिम रईसी का हाल ही में निधन हो गया। ईरान के प्रेसिडेंट थे इब्राहिम रईसी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ने से पहले आप सभी को आज का कोर्स ऑफ द डे बता देता हूं, ऑफर ऑफ द डे बता देता हूं। आप सभी के लिए इंडियन पॉलिटी की ई बुक अवेलेबल है। 20 टॉपिक आपको यहां पर कवर करवाए गए हैं, 20 टॉपिक थ्योरी फॉर्म में, और उसके अलावा उसका क्विज भी आपको इसी बुक में अवेलेबल है। यहाँ पर देखिए 49 रुपीज में, काफी नॉमिनल चार्जेस में आपको आज के लिए ऑफर ऑफ द डे में ये अवेलेबल है। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है। यहाँ पर एक चीज याद रखिएगा कि हिंदी मीडियम के जो स्टूडेंट है, जो हिंदी में पढ़ना चाहते हैं, 2 लिंक है डिस्क्रिप्शन में। हिंदी मीडियम वाले हिंदी लिंक पर क्लिक करके
हिंदी वाला जो ई बुक है उसको परचेस करें और इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश की ई बुक को परचेस करें ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो, प्रॉब्लम ना आए। ओके, तो दोनों की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में है। 49 रुपीज में आपको अवेलेबल है इंडियन पॉलिटी की ई बुक, आप इसे इजीली ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, आई होप ऑफर आपको पसंद आया होगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा होगा। आगे बढ़ते हैं। विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2024 में गोल्ड मेडल विनर दीप्ति जीवनजी किस खेल से संबंधित है? तो देखिए, वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2024, इसमें गोल्ड जीता है किसने? दीप्ति जीवनजी ने। ठीक है, ये संबंधित है दौड़, धावक है भारत की दीप्ति जीवनजी, काफी फेमस है। तो वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2024 में दीप्ति जीवनजी ने गोल्ड अपने नाम किया है दौड़ में। कितने मीटर? 400 मीटर रेस इवेंट में इन्होंने गोल्ड अपने नाम किया। ठीक है, देखिए आयोजन कहां पे हो रहा है ये भी इंपॉर्टेंट है। तो पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2024 का आयोजन किया जा रहा है जापान के कोबे में। पर्टिकुलर जापान का एक प्लेस है कोबे, यहां पर आयोजित किया जा रहा है। दीप्ति जीवनजी पैरा एथलेटिक्स से आपको समझ में आ गया क्योंकि पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप है। 400 मीटर दौड़ इवेंट में इन्होंने गोल्ड अपने नाम किया। विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2024 में पहला स्वर्ण पदक था, साथ ही भारत का पैरा विश्व चैंपियनशिप की ट्रैक स्पर्धा में भी ये पहला गोल्ड है जो कि दीप्ति जीत कर आई है। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ध्यान रखना। इन्होंने एक रिकॉर्ड भी अपने नाम किया। ठीक है, दीप्ति जीवन जी ने वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में महिलाओं की 400 मीटर T20 रेस में 55.07 सेकेंड में इसको पार किया है। ठीक है, इसके पहले यह रिकॉर्ड अमेरिका के ब्रियाना क्लार्क के नाम था, 55.12 सेकेंड। इसको तोड़ा है किसने? 400 मीटर इस रेस में दीप्ति जीवन जी ने। तो यहां से दीप्ति से क्वेश्चन पूछा जा सकता है किस खेल से संबंधित है, तो ये धावक है। पैरा एथलेटिक्स विश्व एथलेटिक्स 2024 के जो अन्य भारत के मेडल विनर है उनकी अगर हम बात करें तो योगेश कथुनिया को याद रखिएगा, डिस्कस थ्रो के खिलाड़ी। इन्होंने सिल्वर मेडल अपने नाम किया। देखिए, मेडल नहीं भी याद करेंगे तो चल जाएगा, लेकिन ये किस खेल के हैं ये याद रखना। निशात कुमार हाई जंप के खिलाड़ी है, इन्होंने भी सिल्वर जीता। और प्रीति पाल दौड़ से संबंधित है जिन्होंने ब्रॉन्ज मेडल वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में अपने नाम किया 2024 में। आयोजन कहाँ किया जा रहा है? जापान में। 11वां संस्करण है, 11 से लेकर 25 मई तक ये चलेगा। फिर हम मेडल टेली की बात करेंगे, उसके बाद पूरी मेडल टेली देखेंगे भारत कौन से स्थान पर रहा। लेकिन अभी हमने केवल यहाँ पर खिलाड़ियों की बात की है। 11th एडिशन है, जापान में आयोजित किया जा रहा है। द्विवार्षिक पैरालंपिक एथलेटिक्स प्रतियोगिता है, 2 साल में एक बार इसका आयोजन किया जाता है। आयोजन कौन करता है? वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स। शुरुआत की गई थी 1994 में। क्वेश्चन हमारा दीप्ति से था, तो दीप्ति किस खेल से संबंधित है? तो ये धावक है, भारत की रेसर है या दौड़ से संबंधित खिलाड़ी है। नेक्स्ट, हर साल वर्ल्ड रिफ्यूजी डे कब मनाया जाता है? तो हर साल पूरे वर्ल्ड में वर्ल्ड रिफ्यूजी डे मनाया जाता है 20 मई को। आंसर ए करेक्ट हो जाएगा। वर्ल्ड रिफ्यूजी डे, रिफ्यूजी जानते हैं क्या होता है? शरणार्थी। वो लोग जो अपने देश को घरेलू हिंसा के कारण, युद्ध के कारण या फिर भूखमरी के कारण, महंगाई के कारण या किसी भी और त्रासदी के कारण अपने देश को छोड़कर दूसरे देश माइग्रेट करते हो, वो कहलाते हैं शरणार्थी। इनके अधिकारों के प्रति लोगों को जागरूक करना, जो शरणार्थी या रिफ्यूजीज है उनका संरक्षण करना वर्ल्ड रिफ्यूजी डे को मनाए जाने का मुख्य उद्देश्य है। 20 मई को हर साल वर्ल्ड रिफ्यूजी डे के रूप में मनाया जाता है। यहाँ पर इमेज देखेंगे तो ये बाउंड्री क्रॉस कर रहे हैं, देखिए अपना सामान लेकर। ओके, तो शरणार्थी अपना देश छोड़ रहे हैं, कोई भी कारण हो सकता है जो मैंने आपको गिना है, और दूसरे देश में शरण की आशा में कि भाई कुछ भला हो जाएगा, ये दूसरे देश माइग्रेट करते हैं अपनी जान को जोखिम में डालकर। तो इनके अधिकारों की रक्षा करना एज अ ह्यूमन बीइंग हमारा भी फर्ज हो जाता है। 2024 में वर्ल्ड रिफ्यूजी डे की थीम की बात करें तो होप अवे फ्रॉम होम, अ वर्ल्ड वेयर रिफ्यूजीज आर ऑलवेज इंक्लूडेड। 2024 में 20 मई को वर्ल्ड रिफ्यूजी डे की थीम है। सबसे पहली बार यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने वर्ष 2000 में इसकी घोषणा की थी कि भैया हम 20 मई को मनाएंगे, और अगले साल से मतलब 2021 से 20 मई को यह मनाया जाने लगा। तो वर्ल्ड रिफ्यूजी डे की शुरुआत 20 मई को 2001 में की गई थी। ठीक है,
शरणार्थी कौन होते हैं ये मैं आपको बता ही चुका हूं, इनकी डेफिनेशन दी गई है 1951 शरणार्थी कन्वेंशन में कि भैया वो जो अपने देश को उत्पीड़न के आधार पर छोड़ के जा रहे हैं दूसरे देश, वो रिफ्यूजी है। तो वर्ल्ड रिफ्यूजी डे कब मनाया जाता है? 20 मई को। आगे आ जाए, एलोडा मुक्केबाजी कप 2024 में महिलाओं की 48 किलोग्राम भार वर्ग में किस भारतीय मुक्केबाज ने गोल्ड अपने नाम किया है? तो एलोडा मुक्केबाजी कप 2024, ठीक है, इसमें 48 किलोग्राम भार वर्ग में मुक्केबाजी में गोल्ड जीता है भारत की मीनाक्षी ने। आंसर हो जाएगा मीनाक्षी, ठीक है, ये है मीनाक्षी। यहां पर आप देख सकते हैं इनको। देखिए यहां पर ये याद रखिएगा कि ये जो मुक्केबाजी कप है इसका आयोजन कजाकिस्तान में ही किया जाता है, कजाकिस्तान की मुक्केबाजी प्रतियोगिता है। तो 2024 में भी इसका आयोजन कजाकिस्तान के अस्ताना में किया गया। एलोडा मुक्केबाजी कप तीसरा संस्करण है, 3rd एडिशन, ठीक है। अब इस पूरे कप में भारतीय जो मुक्केबाज है उन्होंने देखिए 2 गोल्ड जीते, 2 सिल्वर और 8 ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किए, मतलब टोटल 12 मेडल के साथ एलोडा मुक्केबाजी कप 12 मेडल इंडिया के हाथ में आए हैं। 2 गोल्ड है, एक तो हमने देख लिया मीनाक्षी जीत के आई। हम गोल्ड की बात कर लेते हैं कि गोल्ड कौन जीत कर आया। तो मीनाक्षी 48 किलोग्राम भार वर्ग में मुक्केबाजी में गोल्ड लाई। इन्होंने अफगानिस्तान के रहमोनोवा को हराया, अफगानिस्तान की रहमोनोवा को हराया। और निकत जरीन 52 किलोग्राम भार वर्ग में आप गोल्ड लेकर आई है, जिन्होंने कजाकिस्तान की जजीरा को हराया, ठीक है। तो ये दोनों याद रखिएगा, मीनाक्षी और निकत जरीन। मीनाक्षी 48 किलोग्राम भार वर्ग में और निकत जरीन 52 किलोग्राम भार वर्ग में गोल्ड लेकर आई है भारत के लिए। अब जैसा कि अभी मैंने आपको बताया, एलोडा मुक्केबाजी कप कजाकिस्तान में ही आयोजित होने वाली चैंपियनशिप है। 2022 में इसकी शुरुआत की गई थी, ठीक है, हर साल आयोजित होता है, 2022 में आयोजित की गई थी। तो इस साल ये तीसरा संस्करण है। आयोजन कौन करवाता है? कजाकिस्तान मुक्केबाजी महासंघ इसका आयोजन करवाता है, ठीक है। लाई चिंग ते ने किस देश के प्रेसिडेंट पद की शपथ ली है? तो लाई चिंग ते नाम अब थोड़ा सा अलग ही रहता है चीन और उसके आसपास के देशों के लोगों का, है ना, जापान वगैरह। तो ये है लाई चिंग ते, ये नए प्रेसिडेंट बने हैं हाल ही में ताइवान के। आंसर हो जाएगा आंसर ए। ताइवान के नए प्रेसिडेंट के रूप में शपथ ली है लाई चिंग ते ने। यहां पर आप इमेज देख सकते हैं, लाई चिंग ते, ठीक है। तो ताइवान के प्रेसिडेंट के रूप में इन्होंने शपथ ली है। ये ताइवान की डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी, जिसे डीपीपी के नाम से जाना जाता है वहां पर, उसके मेंबर, ठीक है। इनके पहले त्याई इंग वेन ताइवान के प्रेसिडेंट थे और इनके हटने के बाद ताइवान के नए प्रेसिडेंट बने लाई चिंग ते, ठीक है। एक उपराष्ट्रपति भी बनाए गए हैं साथ ही में, जिनका नाम है हसियाओ बिखिम। ये उपराष्ट्रपति ताइवान और राष्ट्रपति लाई चिंग ते। ताइवान की बात करें तो आप सभी को पता है दक्षिण पूर्व, चाइना के दक्षिण पूर्व में प्रशांत महासागर में स्थित देश है ताइवान, जिसकी कैपिटल है ताइपे, ठीक है ना। तो ये है ताइपे कैपिटल और ये हमारा ताइवान, कंफर्म। चलिए आगे आ जाए। पद्म भूषण विजेता नारायणन वाघुल का निधन हो गया। इन्हें किस वर्ष पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था? तो नारायणन वाघुल की बात करें तो काफी फेमस इकोनॉमिस्ट हैं, बैंकर हैं, जिन्हें 2010 में इनकी सेवाओं के लिए पद्म भूषण से सम्मानित किया जा चुका है। नारायणन वाघुल हाल ही में 88 वर्ष की आयु में तमिलनाडु के चेन्नई में लंबी बीमारी के बाद इनका निधन हो गया, ठीक है। बैंकिंग के भीष्म पितामह कहलाते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि कितने अच्छे इकोनॉमिस्ट रहे होंगे। आईसीआईसीआई बैंक के सुधारों के लिए इन्हें जाना जाता है। आईसीआईसीआई बैंक जब बहुत ज्यादा ट्रबल में था, डूबने में था, तब इस बैंक का सुधार करने के लिए जाना जाता है नारायणन वाघुल को। 88 वर्ष की आयु में हाल ही में इनका निधन हो गया। 2010 में व्यापार या उद्योग श्रेणी में, इकोनॉमिस्ट थे, बैंकर थे, तो व्यापार और उद्योग श्रेणी में इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया जा चुका है। इनका जन्म भी तमिलनाडु में हुआ था, तमिलनाडु से ही संबंधित थे, और अब इनकी जो निधन हुआ है वो भी कहाँ हुआ है? तमिलनाडु के चेन्नई में। नारायणन वाघुल 2010 में इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया जा चुका है। चर्चित डेटा पद्धति निम्न में से किससे संबंधित है?
डेडा पद्धति की बात करें तो ये कृषि बीज संरक्षण से संबंधित पद्धति है, कृषि बीज संरक्षण, डेडा पद्धति। ठीक है, अब क्यों सुर्खियों में है अभी? तो आंध्र प्रदेश में गोदावरी नदी घाटी में एक जनजाति पाई जाती है, मुरिया आदिवासी, एक जनजाति है। ये किसान अब क्या कर रहे हैं, डेडा पद्धति जो कि इनकी पुरखों की एक बीज संरक्षण की पद्धति है, उसको वापस जीवित करने में लगे हुए, मतलब वापस अपना रहे हैं अपनी डेडा पद्धति को, जो उनके पूर्वजों की पद्धति। क्या है ये समझिए। देखिए, बीजों को संरक्षित करने की एक विधि है। इस पद्धति द्वारा उन बीजों का संरक्षण किया जाता है जो उनके पूर्वजों ने उनके परिवार को सौंपे थे। तो एक परंपरा चली आ रही है कि भाई बीज को संरक्षित करना है, पत्तियों में संरक्षित किया जाता है, वायु से दूर रखा जाता है, कीड़े और कीटों से दूर रखा जाता है। अब ऐसे जो संग्रहित बीज है, जो ये पद्धति है, इसमें जो बीज संरक्षित किए जाते हैं वो 5 साल तक कभी भी खेत में बोए जा सकते हैं। डेडा पद्धति, इतने ज्यादा बीज संरक्षित रहते हैं, 5 साल तक भी इनसे खेती की जा सकती है। तो ये जो बीज सहेजने की पद्धति है, चाहे वो चना दाल हो, काला चना हो, बीन्स हो किसी प्रकार का, तो इनके बीजों को संरक्षित किया जाता है। डेडा पद्धति कहलाती है। मुरिया जनजाति जो कि गोदावरी नदी के आसपास निवास करती है, नॉर्मली तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ में भी कहीं कहीं देखने को मिल जाती है, ओडिशा में भी इनका निवास स्थान है, ये डेडा पद्धति को अपना रही है। ठीक है ना। द्रविड़ भाषा परिवार की जनजाति है, इसलिए कोया लैंग्वेज बोलती है, स्थानीय भाषा की इनकी लैंग्वेज है कोया। तो मुरिया जनजाति डेडा पद्धति को फिर से जीवित कर रही है, जो कि बीज संरक्षण, जो कि फसलों से संबंधित है, बीज के संरक्षण से संबंधित पद्धति। हाल ही में नील नदी की एक सहायक शाखा अहरामत शाखा की खोज की गई है। नील नदी किस महाद्वीप की प्रमुख नदी? ज्योग्राफी पढ़ा होगा तो आप इसमें बता दोगे कि नील नदी अफ्रीका महाद्वीप में बहती। हाल ही में, देखिए सुर्खियों में क्यों है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो अफ्रीका महाद्वीप में मिस्र के पिरामिड के पास नील नदी की एक सहायक शाखा जो कभी विलुप्त हो चुकी थी हजारों सालों पहले, अहरामत शाखा, इसको खोज लिया गया। अहरामत का अरबी भाषा में भी अर्थ पिरामिड होता है। पिरामिड के पास बहती थी तो इसका नाम दिया गया अरबी भाषा में अहरामत। ये शाखा हजारों साल पहले विलुप्त हो गई थी, लेकिन अब इसे वैज्ञानिकों के द्वारा खोज निकाला गया। जो भूवैज्ञानिक है उन्होंने खोज निकाला। किसकी सहायक शाखा है ये नील नदी की सहायक शाखा है, जिसका बहाव क्षेत्र अफ्रीका महाद्वीप में देखने को मिलता है। यहाँ पर एक मैप देखते हैं हम। अफ्रीका में विक्टोरिया झील है। विक्टोरिया झील से नील नदी निकलती है, विश्व की सबसे लंबी नदी, और उत्तर की ओर बहते हुए मेडिटेरियन सी में जाकर गिरती है, भूमध्य सागर में जाकर गिरती है। कौन सी नदी? यह है नील नदी। ठीक है ना। तो विक्टोरिया झील अफ्रीका से इसका उद्गम होता है। 11 अफ्रीकी देशों में बहाव क्षेत्र देखने को मिल जाता है। व्हाइट नाइल, ब्लू नाइल, अटबारा इसकी सहायक नदियां। पॉज करके 11 अफ्रीकी देश देख लेना, तो 11 अफ्रीकी देशों में इसका बेसिन देखने को मिल जाएगा। मिस्र की राजधानी काहिरा नील नदी के तट पर बसी हुई है, ध्यान रखना, ये क्वेश्चन आता है। मिस्र की कैपिटल काहिरा नील नदी के तट पर बसा हुआ सबसे बड़ा शहर है और राजधानी। ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स द्वारा जारी किए गए दुनिया के शीर्ष 15 अमीरों में कितने भारतीय शामिल हैं? तो ब्लूमबर्ग मिलियनियर्स इंडेक्स, जिसे हाल ही में 2024 में जारी किया गया, दुनिया के शीर्ष 15 अमीरों में, 15 टॉप रईसों में 2 इंडियन को शामिल किया गया। अब ये तो समझ ही जाएंगे कि कौन होंगे, मुकेश अंबानी और अडानी। ठीक है, तो देखिए ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स को हाल ही में जारी किया गया। दुनिया के 15 मोस्ट रिचेस्ट जो पर्सन हैं उनकी ये लिस्ट है, जिसमें 2 भारतीय व्यवसायी है, मुकेश अंबानी और गौतम अडानी। इसमें से मुकेश अंबानी की बात करें तो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के अध्यक्ष और सह प्रबंध निदेशक के पद पर है। ये इस इंडेक्स में 12वें स्थान पर है। ठीक है, और इनकी पूंजी देखने जाएं तो 110 अरब डॉलर इनकी पूंजी, और 100 अरब डॉलर पूंजी के साथ टॉप 15 में गौतम अडानी 14वें नंबर पर देखने को मिलते हैं, 14th नंबर पर देखने को मिलते हैं। ठीक है, समझ में आया? ठीक है, यहां पर अगर हम ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स में टॉप बिलियनियर्स की बात करें वर्ल्ड के, तो एक बर्नार्ड अर्नॉट, ठीक है,
इनकी बात करें तो एक पूरी फैमिली है, 220 बिलियन डॉलर है ना इनकी संपत्ति है फ्रांस के। जेफ बेजोस की बात करें अमेजन वाले, 207 बिलियन डॉलर इनकी संपत्ति है, यूएसए से है। और एलन मस्क तीसरे नंबर पे है, 190 बिलियन अमेरिकी डॉलर, ठीक है, यूएसए से है, ये भी बिलोंग करते हैं, ठीक है। भारत के दो हैं टॉप 15 में, मुकेश अंबानी और गौतम अडानी। मुकेश अंबानी, ठीक है। तो यहां पर 21 मई के सभी करंट अफेयर हो गए। अब लास्ट डे के करंट अफेयर को एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। देखिए, फीफा महिला वर्ल्ड कप 2027 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? कहां किया जाएगा? ब्राजील, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप। भारत बांग्ला बाउल संगीत महोत्सव का आयोजन कहां किया गया? तो भारत बांग्ला बाउल संगीत महोत्सव का आयोजन किया गया बांग्लादेश के ढाका में। आगे बढ़े। टाइम्स यंग यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान भारत का बेस्ट रैंक वाला संस्थान है? तो कौन था? महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी, जो कि केरल में स्थित है। फोर्ब्स द्वारा जारी की गई वर्ल्ड्स हाईएस्ट पेड एथलीट 2024 रैंकिंग में पहले स्थान पर कौन है? कौन है ये? क्रिस्टियानो रोनाल्डो। कहां के फुटबॉलर है? पुर्तगाल के। पढ़ाया था कल, ठीक है। हाल ही में किसे क्रोएशिया का पीएम नियुक्त किया गया? क्रोएशिया जो कि यूरोपीय देश है, इसके नए पीएम बने हैं आंद्रेस प्लेंकोविक। भारत ऑस्ट्रेलिया इंडोनेशिया त्रिपक्षीय समुद्री सुरक्षा कार्यशाला के दूसरे संस्करण का आयोजन कहां किया गया? केरल के कोच्चि में। इंडिया स्किल्स प्रतियोगिता 2024 का आयोजन कहां किया जा रहा है? तो इसका आयोजन कहां किया गया? नई दिल्ली में। कमेंट में बता देना कि वर्ल्ड स्किल्स प्रतियोगिता का आयोजन कहां किया जाएगा 2024 में। ये भी कल बताया था, तो कमेंट में बताना कि इसका आयोजन कहां होगा। क्लाइमेट चेंज के कारण चर्चाओं में आया वेनेजुएला देश किस महाद्वीप में? तो ये दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप का देश है वेनेजुएला। चर्चा में रही रामसर साइट कांवर झील किस राज्य में? तो ये बिहार राज्य में देखने को मिल जाएगी। लास्ट क्या था? हाल ही में किस देश के येलोस्टोन नेशनल पार्क में 1.5 अरब वर्ष पुराने विशाल वायरस की खोज की गई? तो येलोस्टोन नेशनल पार्क देखने को मिलेगा हमें यूएसए, मतलब अमेरिका। ये सारे क्वेश्चन कल के सेशन में हमने डिस्कस किए थे डिटेल में, आज हमने रिवाइज कर लिया। अब हम क्वेश्चन ऑफ द डे के आंसर ले लेते हैं, लास्ट सेशन वाले। निम्नलिखित में से कौन सा देश नाटो का 32वां मेंबर बना है? तो ये स्वीडन है, यूरोप का देश। किस उत्तर पूर्वी राज्य में सैला टनल बनाई गई है? तो सैला टनल अरुणाचल प्रदेश राज्य में देखने को मिल जाएगी। और प्रो कबड्डी लीग का 10वां सीजन किस टीम ने जीता? तो ये जीता है पुनेरी पल्टन ने। पुनेरी पल्टन ने हरियाणा स्टीलर्स को हराकर 10th सीजन जीता है प्रो कबड्डी लीग का। आंसर बिल्कुल सही आया है आरती कश्यप का, ठीक है। इन्होंने एक मिड वीडियो में जो क्वेश्चन पूछा था, वर्ल्ड विमेन फीफा वर्ल्ड कप ये 2023 का था, ठीक है। इसमें विनर स्पेन थी, मैंने आपसे रनर अप पूछा था। तो स्पेन ने इंग्लैंड को हराकर विमेन फीफा वर्ल्ड कप 2023 का खिताब अपने नाम किया। तो आज के सेशन में जो मैंने आपसे क्वेश्चन ऑफ द डे पूछे उनके आंसर जरूर दीजिएगा। मिड वीडियो में भी क्वेश्चन है, उसका भी आंसर कीजिएगा। और अगर सेशन पसंद आया हो तो सेशन को लाइक और शेयर कर दीजिए। आई होप वीडियो इंटरेस्टिंग लगा होगा। फिर मुलाकात करेंगे कल के सेशन में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।